एनिमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जो बर्फ में पड़े पूरी तरह से खून में लथपथ मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसे बताती है कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। उसे गुड लक बोलती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उस लड़के का नाम नासा युजाकी है, जिसके माता पिता ने उसका नाम तारों से भरे आकाश के ऊपर रखा था। अब असल में नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी का नाम है, इसलिए किंडरगार्टन में उसे सभी बच्चे चिढ़ाया करते थे। इतनी बेइज्जती उसे सहन नहीं होती, इसलिए वो बचपन से ही नासा से आगे निकलने के लिए खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। मिडिल स्कूल में वो एक एलीट हाई स्कूल में जाने की अपनी इच्छा को जाहिर करता है, और जब वो ये बात अपनी टीचर को बताता है तो उसे बैकअप स्कूल्स ढूंढ कर रखने को कहती है। लेकिन उसे तो सिर्फ सबसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ना था और उसे यकीन था कि वो एंट्रेंस निकाल लेगा। उसकी टीचर उसे अपने ध्यान को ना भटकने देने को बोलती है और अपने मार्क्स को ऊपर रखने को कहती है। हालांकि उसी रात उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक प्यारी सी लड़की को बर्फ में कॉफी पीते हुए देखता है। उसे इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि नासा उसे बुलाते हुए रोड क्रॉस करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो रोड के दोनों तरफ देखना भूल जाता है और एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है। जब उसे होश आता है तब लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। हालांकि वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि लड़की को भी खून आ रहा है। ट्रक ड्राइवर वहां आ जाता है और वो उससे नासा को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। ड्राइवर उस लड़की को उस हालत में भी खड़ा हुआ देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नासा के टकराने से पहले ही वो उसके सामने आ गई होगी और लगभग आधे से ज्यादा डैमेज उसने खुद ही पढ़ लिया। नासा बेहोश होने ही वाला था कि तभी वो वहां से चली जाती है। ट्रक ड्राइवर मदद बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन नासा उस लड़की से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब था कि वो इतनी बुरी चोट लगी होने के बावजूद खड़ा हो जाता है। ड्राइवर सदमे में आ जाता है, लेकिन नासा उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए उसे उससे मिलना ही होगा। वो नासा को एक बस स्टैंड पर बैठी मिलती है और लड़की इस हालत में भी उसे चलते हुए देखकर हैरान हो जाती है। वो बेताबी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लड़की उसे बगल में आके बैठने को कहती है। उसके चेहरे पर लगे खून को पोंछती है और उसे अपना कोट दे देती है। उसे बताती है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करने जा रही है, क्योंकि इतनी चोट लगी होने की वजह से वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करने के लिए बेताब था, क्योंकि वो उसे प्रिंसेस कागू की कहानी की याद दिला रही थी। इस महिला को बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसे अपने लोगों के पास चांद पर वापस लौटना पड़ता है। वो उसे बताता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दोबारा ना मिले, इसलिए वो अपने इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। जिसके बाद नासा बोल देता है कि वो उसे प्यार करने लगा है और उसे डेट करना चाहता है। हालांकि वो उसे बताती है कि वो केवल तभी एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी शादी हो जाए। वो फौरन मान जाता है और वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है और वो कुछ समय के लिए व्हील चेयर पर रहता है। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ वापस लौटने लगती है। हालांकि लड़की का नाम ना जान पाने और उसे उस एक्सीडेंट के बाद दोबारा कभी ना मिल पाने की वजह से उसकी उम्मीद खोने लगती है। इसलिए टॉप स्कोर्स लाने के बावजूद नासा किसी भी एलीट स्कूल में नहीं जाता। वो दोबारा से उससे मिलने की उम्मीद से दुकानों में काम करने लगता है, लेकिन समय बीतता जाता है और वो कहीं नहीं मिलती। हालांकि जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है, उसी रात वो लड़की अचानक से उसके दरवाजे पर आ जाती है। वो अपना नाम सुकासा बताती है। हालांकि पूरी तरह से अनजान होने के बावजूद वो उसके इतने प्यारे अंदाज को देखकर पिघल जाता है। उसके पास शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आती है, जैसा कि उस रात उसने कहा था। पहले तो हैरान हो जाता है कि वो शादी को लेकर इतना सीरियस थी, लेकिन ये सोचने के बावजूद कि ये एक स्कैम हो सकता है, नासा तुरंत उस पर साइन कर देता है। उसके बाद वो लोग खुद को तहजीब के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। सुकासा उसके सरनेम को पढ़कर बोलती है कि वो कैरेक्टर को अच्छे से जज कर लेती है और उसे उम्मीद है कि वो अब से उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। जब लोग मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं तब नासा गौर करता है कि उसने अभी तक उसके नाम का एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया है। वो उसे बताती है कि नासा में हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर इंसानियत को चांद पर ले जाने के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं, इसलिए उसे उसके नाम में कोई भी खोट नजर नहीं आता है। और तो और उसे उसका नाम काफी पसंद भी आता है। ऑफिस में आदमी इतने यंग कपल्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पेड़ उन्हें तोहफे के तौर पर दे देता है। वो वापस लौट जाते हैं और नासा को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो चुकी है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अब जब उन लोगों की शादी हो चुकी है तो वो लोग एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे। उसे महसूस होता है कि वो अभी एक लड़की के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसका बेड एक सिंगल बेड है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि अगर दो लोग सिमट कर सोए फिर भी वो बेड छोटा पड़ जाएगा। ऊपर से इतनी रात होने की वजह से वो कोई और बेड मंगा भी नहीं सकता था। नासा कई तरह की पोजीशन ट्राई करने लगता है जिससे वो दोनों उसमें फिट हो सके। ये जानने के बाद कि सुकासा ने उसे ये सब करते हुए देख लिया है, नासा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो उसे अपना लगेज दिखाती है और नासा उसके लिए कॉफी बनाता है। सुकासा उसे बोलती है कि अब उसके जाने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। नासा ये सुनकर शॉक हो जाता है कि अब चूंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए वो रात वहीं बिताएगी। हालांकि बेड काफी छोटा होता है, इसलिए वो रात होटल में बिताने का प्लान बना रही थी। वो दुखी हो जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सुबह फिर वापस आ जाएगी। नासा सोचने लगता है कि उसने उससे शादी क्यों करी होगी और उनकी पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। उससे पूछता है कि वो शादी के लिए क्यों मान गई, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सुकासा उससे पूछती है कि वो क्यों मान गया, जिस पर वो बताता है कि उससे प्यार करता है। सुकासा बोलती है कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जिससे वो प्यार नहीं करती। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी नासा दौड़कर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि उसे रात वहीं बितानी चाहिए और वो किसी भी तरह से इतनी रात में भी एक और बेड अरेंज कर लेगा। असल में नासा को अंदर से महसूस हो रहा था कि अगर वो वहां से चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। सुकासा मान जाती है और वो दोनों मिलकर मैट्रेस और फुटॉन ढूंढने लगते हैं। सुकासा ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसे हर तरीके के फुटॉन्स के बारे में और उनके बनने के मेथड्स के बारे में पता है। वो ये भी खुलासा करता है कि उसकी मेमोरी लगभग परफेक्ट है। धीरे से नासा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी शॉपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए करते हैं।
वो अपार्टमेंट में वापस आ जाती है और सुकासा को वो फुटॉन काफी ज्यादा मखमली लग रहा था। उसकी क्यूटनेस को देखकर फिर से शर्माने लगता है। सुकासा बाथरूम ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं मिलता। नासा बताता है कि वो अक्सर सुबह लोकल बाथ हाउस में फ्रेश हुआ था। वो ये भी बताती है कि उसके पास एक गेस्ट के लिए बेसिक सामान तक मौजूद नहीं है। वो दोबारा से सुकासा की नाइट ड्रेस और बेसिक एमिनिटीज लेने जाते हैं ताकि वो आराम से सो सके। वो सोने के लिए कपड़े बदलने लगती है और नासा के मन में कुछ विचित्र ख्याल जन्म लेने लगते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लेती है जो नासा को काफी प्यारा लगता है। नासा को समझ आ चुका था कि आज तो वो नहीं सो पाएगा। सुकासा तो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है लेकिन नासा पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा करवट लेते हुए गद्दे से बाहर चली गई है। वो नहीं चाहता था कि उसे सर्दी लग जाए, इसलिए वो फिर से उसे बिस्तर पर वापस लेटा देता है और उसे गुड नाइट किस देने के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसे लगता है कि सोते वक्त अपनी पहली किस करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस अपने बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो खड़ी हो जाती है और पानी पीने चली जाती है। सुकासा नींद में रूम में वापस आती है और धोखे से नासा का कंबल ले लेती है। हालांकि ठंड काफी थी लेकिन फिर भी वो सो जाता है। सुबह वो देखता है कि सुकासा कंफ्यूज है कि उसके पास वो कंबल कहाँ से आया। वो वहीं कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है और नासा फौरन से रोक कर दूसरे कमरे में चला जाता है। वो इस बात पर जोर देती है कि उसने उसका नाम बहुत ही फॉर्मली बोला, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब से वो एक दूसरे को उनके पेट नेम से बुलाएंगे। हालांकि शुरुआत में ऐसा सुनकर उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है। वो ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और नासा को वो एप्रन पहने हुए बहुत प्यारी लगती है। उसे फ्रिज में सारा खाना सलीके से लगा मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसे खाना बनाना आता है। यही नहीं, नासा ने तो खाने के न्यूट्रिशंस के ऊपर रिसर्च तक कर रखी थी, जिस वजह से वो हर रोज उबला हुआ खाना खाता था क्योंकि उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। वो बताती है कि खाना बनाना कोई साइंस नहीं है, जिसके बाद वो उसके लिए लजीज खाना तैयार कर देती है जो कि उसके उबले हुए खाने से काफी ज्यादा अच्छा था। असल में बहुत अच्छी कुक है और अगर उसे सही सामग्री दी जाए तो कुछ भी बना सकती है। वो बाथ हाउस के बारे में पूछने लगती है और दोनों नहाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ भी नासा के कुछ गलत विचार जाग जाते हैं और वो सुकासा को नहाते हुए देखने के बारे में सोचने लगता है। नासा के पास हर लड़के की तरह नहाने के लिए सिर्फ एक गट्टी साबुन और शैम्पू की बोतल पड़ी हुई थी, इसलिए वो स्टोर में मॉइस्चराइजर और टोनर लेने जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है कि नहाने के लिए इतना सारा सामान इस्तेमाल होता है। वो बाथ हाउस पहुंच जाते हैं और कनामे अरिसुगावा, जो वहाँ पर काम करती थी, उनका स्वागत करती है। वो नासा के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसे पढ़ाई के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नासा उसके बारे में सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो बाथ हाउस उसका परिवार चलाता है। कनामे गौर करती है कि वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, जिस वजह से वो पूछती है कि क्या वो डेट कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाती है कि उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी के तोहफे पर वो उन्हें फ्री में नहाने देती है। हालांकि जैसे ही सुकासा नहाने जाती है वो नासा को वहीं रोक देती है और पैसों की जगह स्पष्टीकरण मांगती है। वो ये जानकर दंग रह जाती कि उसने इतनी सुंदर लड़की से पहली मुलाकात में ही शादी कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो 30 साल तक कुंवारा रहेगा, जिसके बाद भगवान तरस खाकर उसको शक्तियां दे देंगे। उसे मुक्का मारती क्योंकि उसकी वाइफ उससे उम्र में काफी छोटी लग रही थी। हंगामे की वजह से आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो उसे पूछती है क्या उसने आया को उनकी शादी के बारे में बताया, जिस पर वो बताता है कि अभी उसने किसी को नहीं बताया है। वो पूछती है कि क्या उसने शादी को सेलिब्रेट किया। यही नहीं, वो जरूरी रीति रिवाजों को ना फॉलो करने की वजह से उसको क्रिटिसाइज भी करती है। मिडिल स्कूल में होने के बावजूद नासा उसकी मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए उसके खातिर सबसे अच्छे इंतजाम करने को बोलता है। सुकासा उसकी बातों को सुन लेती है और बीच रोड में इस तरह ये सब बोलने के लिए थोड़ी शर्मा जाती है। नासा नहाते हुए सुकासा के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कनामे वहां जाती है और उसकी मुंगली को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। सुकासा भी नहाने चली जाती है और आया से मिलती है, जो कि कनामे की बड़ी बहन है और धोखे से नहाते वक्त वहीं सो गई थी। वो सुकासा को इंटरप्ट करने के लिए उसे माफी मांगती है और उसके बदले उसकी पीठ धुलने को बोलती है। सुकासा पहले तो मना कर देती है, लेकिन आया जबरदस्ती करने लगती है और बोलती है कि उसकी फैमिली में प्रथा कई पीढ़ियों से चलती आ रही है और वो इसमें माहिर है। आया उसे बताती है कि उसकी स्किन बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट है। उसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हालांकि अब सुकासा के पास नासा का सरनेम था, इसलिए आया को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन होगी। नासा जो कि नहा चुका था उस रात के बारे में सोच रहा था जब वो सुकासा से पहली बार मिला था। सुकासा से कॉफी देकर होश मिलाती है और उससे पहले कि वो वहां से जाते आया नासा से पूछती है कि क्या सुकासा उसकी फैमिली मेंबर है। नासा ये नहीं समझ पाता कि वो सुकासा को उसकी बहन समझ रही है और वो बोल देता है कि हाँ वो उसकी फैमिली है। आया बताती को नासा को इसलिए जानती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उनके दादा खत्म हो गए थे और उनके पिता किसी आइडल के साथ भाग गए थे, तब नासा ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उनके बाथ हाउस की काया पलट कर दी थी। घर जाते वक्त रास्ते में सुकासा नासा से पूछती है कि क्या आया उसे क्यूट लगती है, जिस पर वो बताते हैं कि वो क्यूट ही नहीं बल्कि जब से वो साथ में मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब से वो दिन पर दिन और प्यारी होती जा रही है। सुकासा को सुनकर जलन होने लगती है और नासा को एक बार फिर गलतफहमी हो जाती है कि सुकासा का मूड पास में हो रही शादी को देखकर खराब हो गया है। सुकासा को भी गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से नासा को लगने लगता है कि उसे एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर धूमधाम से शादी करनी थी। उसे अपार्टमेंट की चाबी देकर कुछ करने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुकासा घर वापस चली जाती है और पहले के बारे में सोचने लगती है। घर आने पर उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि नासा उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद नहीं था। उसे बुरा लगता है कि नासा उसे बाथ हाउस के बाद अकेला छोड़कर चला गया। वो सोचने लगती है कि नासा कब वापस आएगा और ये फैसला करती है कि उसके आने से पहले वो घर को पूरा साफ कर देगी। हालांकि उसे पता चलता है कि घर तो पहले से चमक रहा है। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं साफ सफाई करते वक्त उसे नासा की कुछ गलत किताबें न मिल जाए, इसलिए वो साफ सफाई की जगह कुछ अच्छा सा खाना बनाने का फैसला करती है। तभी उसे डोर बेल की आवाज आती है और चितोसे नाम की लड़की को वहां देखकर सुकासा हैरान हो जाती है। चितोसे उसके छोटे से अपार्टमेंट का मजाक उड़ाती है और सुकासा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है।
असल में चितोसे उसे वहां से ले जाने आई थी क्योंकि सुकासा पहले उसके साथ उसके परिवार में रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। चितोसे उसके ज्यादा ही नजदीक आने लगती है, इसलिए सुकासा उसे घर वापस जाकर उसकी दादी तोकिको को उसकी शादी के बारे में बताने को कहती है। चितोसे को यह सुनकर सदमा लग जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो जीने पर बैठकर रोने लगती है। नासा उसे रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। चितोसे उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली मेंबर घर से भाग गई है और वापस लौटना नहीं चाहती है। नासा उसकी मदद करना चाहता था और चितोसे उसे बताती है कि वो एक तितली की तरह है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुकासा वहां आ जाती है और चितोसे को पता चलता है कि वो असल में उसका हस्बैंड है। ये सुनते ही चितोसे गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी बातें बनाने की कला का इस्तेमाल करके उसके गुस्से को शांत कर देता है, लेकिन फिर भी चितोसे को लगता है कि सुकासा को उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे किडनैप कर लेती है। उसके बंगले में जाते हैं जहाँ वो नासा के खिलाफ अश्लीलता का झूठा इल्जाम लगाकर उसका और सुकासा का डाइवोर्स कराने के अपने प्लान का खुलासा करती है। वो अपनी नौकरानी अरोरा और चार्लेट को बुलाती है और उसकी गंदी हरकतें करते हुए फोटोज लेने को बोलती है। चार्लेट अपने कपड़े उठाना शुरू कर देती है कि तभी चितोसे उसे रोक देती है और बताती है कि उन्हें इतना कुछ नहीं करना है, उन्हें बस सिर्फ ये पक्का करना है कि सुकासा नासा से नफरत करने लगे। वो बात करते रह जाते हैं और नासा वहां से रफू चक्कर हो जाता है और बंगले में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में ग्लास के बॉक्स के अंदर एक पत्थर मिलता है जिसे देखने से उसे चांद की याद आ जाती है। उसे लगने लगता है कि वो असल में चांद का टुकड़ा भी हो सकता है। नासा सोचने लगता है कि ऐसा पत्थर इनके पास कैसे आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत कीमती होता है और इन्हें सिर्फ म्यूजियम में ही रखा जाता है। तभी चार्लेट एक तलवार लेकर वहां आ जाती है और ट्रेस पासिंग की वजह से उसे खत्म करने की कसम खा लेती है। वो धोखे से उस ग्लास पर वार कर देती है, लेकिन वो टूटता उससे पहले ही नासा उसकी मरम्मत कर देता है। चितोसे से धोखे से बता देती है कि वो पत्थर असल में सुकासा ने उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था। उसे हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि नासा को अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे वो समय याद आता है जब वो छोटी थी और सुकासा ने उसकी जान बचाई थी। असल में वो गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी शादी सुकासा के साथ हो। नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देती है और चार्लेट उसे सीने से लगा लेती है। बाद में अरोरा उसकी फोटो को एडिट करके ऐसा बना देती है जैसे लगे कि वो सुकासा को चीट कर रहा है। वो उस फोटो को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि वो फोटो एकदम असली लग रही थी। तभी सुकासा वहां आ जाती है और फोटो को देखकर आग बबूला हो जाती है। हालांकि उसे आसानी से समझ आ जाता है कि वो फोटो एडिटेड है, लेकिन चितोसे फिर भी उसे नासा को डिवोर्स देने को बोलने लगती है। तभी सुकासा नासा को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन असल में वो वहां से बाहर निकलने में उसकी मदद कर रही थी। वो उस फोटो के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन सुकासा असल में गुस्सा नहीं थी, क्योंकि अगर वो फोटो असली होती तो वो अभी जिंदा ना होता। भाई अगर ऐसी वाइफ ना मिले तो मैं शादी नहीं कर रहा। वो दीवार में छिपा हुआ एक दरवाजा खोलती है जिससे वो लोग चितोसे और नौकरानियों से बचकर वहां से भाग जाते हैं। नासा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि वो उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे लगता है कि अब उसका पास्ट मैटर नहीं करता और जब तक वो लोग एक दूसरे के साथ हैं सब सही हो जाएगा। वो टनल एक पुराने चर्च में जाकर खुलता है। वहां सुकासा बताती कि वो बंगला और चर्च रेस्टोरेशन पीरियड में बनाए गए थे। वो उसे चर्च दिखाकर काफी खुश हो जाती है और तभी नासा ऑल्टर पर चढ़कर उसे फॉर्मली प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो किस करते हैं। वो घर वापस आ जाते हैं और सुकासा को स्पेस जोसोडो नाम की मूवी देखने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नासा के पास टीवी ही नहीं है तो वो दंग रह जाती है। उसे ये रियलाइज होता है कि उसे टीवी और मूवीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो पूछती है कि वो अपनी जिंदगी में अब तक कर क्या रहा था, क्योंकि उसे तो मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो चाहती है कि वो भी मूवीज देखना शुरू कर दे ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। वो लोग सुपरमार्केट में टीवी खरीदने जाते हैं जहाँ नासा इतनी सारी टीवीज को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सुकासा उसे एक सस्ती टीवी खरीदने को कहती है क्योंकि जब तक उनके पास एक टीवी है उसे उसकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में बात हाउस में कनामी ये जानकर शॉक हो जाती है कि नासा ने सुकासा को प्रपोज किया था। हालांकि वो ये जरूरी कदम उठाने के लिए उसकी तारीफ भी करती है। वो उससे पूछती है कि क्या उनके पास वेडिंग रिंग्स हैं और तब गुस्सा आ जाती है जब नासा उसे बताता है कि उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। वो नासा पर इसलिए भी चिल्लाती क्योंकि वो ना तो अभी तक सुकासा को ट्रिप पर ले गया, ना तो उसने उसको किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और ना ही उसने अभी तक उसे कोई प्यारा सा तोहफा दिया। जब तक सुकासा बात ले रही होती है तब तक नासा उनके लिए वेडिंग रिंग्स और उनके प्राइस के बारे में सोचने लगता है। घर जाते वक्त रास्ते में वो सुकासा को बताता है कि आज उसे काम पर जाना है। वो एक पार्क में बेंच पर जाकर बैठते हैं और शांति से सामने वाली झील को देखते रहते हैं। तभी नासा को लगता है कि सुकासा शायद उसके काम पर जाने की वजह से थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो उसे किस कर देता है। नौकरानी उन पर चुपके से नजर रख रही होती है और उन्हें ऐसे पब्लिक में किस करते हुए देखकर शर्मा जाती है। दूसरी तरफ पार्क में अकेले होने के बावजूद सुकासा भी शर्माने लगती है। वो लोग घर वापस आ जाते हैं और नासा इस बात को लेकर चिंता में होता है कि अगर वो काम पर गया तो शायद सुकासा उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो उसे किसी भी बात की चिंता न करने को कहती है। काम करते वक्त नासा को लगता है कि शायद सुकासा को अकेलापन महसूस हो रहा होगा और उसे समझ आ जाता है कि वेडिंग रिंग्स इसीलिए होती हैं ताकि अकेले होने पर कपल्स एक दूसरे को याद कर सकें। उसे वो समय याद आता है जब उसने उसे ढूंढने के खातिर कई सारी जॉब्स करी थी। जब नासा घर आता है तो सुकासा ने उसके लिए खाना पहले से बना कर रखा होता है। खाना खाते वक्त वो सजेस्ट करता है कि उन्हें एंगेजमेंट रिंग ले लेनी चाहिए और सुकासा उसे इतना रोमांटिक तरीके से एक्ट करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि एंगेजमेंट रिंग्स उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसे समझ आ जाता है कि नासा वेडिंग रिंग्स को एंगेजमेंट रिंग के साथ कंफ्यूज कर रहा है। वो बताती है कि एंगेजमेंट रिंग्स आमतौर पर ज्यादा महंगी होती हैं और पार्टीज में दिखावे के लिए पहनी जाती हैं, तो वहीं वेडिंग रिंग्स सिंपल और कपल्स के लिए कंफर्टेबल होती हैं। उसे भी रिंग्स वाला आइडिया रोमांटिक लगता है, लेकिन वो बोलती है कि फिलहाल उन्हें वेडिंग रिंग्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी होती है। उसे मनाने के लिए बोलता है कि उन्हें अपने प्यार की निशानी के तौर पर वेडिंग रिंग्स ले लेनी चाहिए।
सुकासा को समझ आ जाता है कि नासा को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक डायमंड कितना ज्यादा महंगा होता है, इसलिए वो अगले ही दिन एक डायमंड की दुकान पर उसे ले जाती है, जहाँ के प्राइस देखकर नासा के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वहाँ की सेल्स पर्सन को अपनी चिकनी छुड़ी बातों में फंसा लेती है, जिस वजह से नासा सोचने लगता है कि उसे एक ही बार तो खरीदेगा, इसलिए वो अपने सारे पैसे खर्च करके उसे खरीदने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी सुकासा बीच में आ जाती है और उसे वहाँ से भगा ले जाती है। नासा को रिंग्स खरीदने की खुजली मच जाती है, इसलिए सुकासा उसे एक सस्ते शॉप में ले जाती है, लेकिन वहाँ के रिंग्स के प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई थे, इसलिए वो उन्हें भी खरीदने से मना कर देती है। बाद में वो पार्क में जाके बैठते हैं और नासा उसे बताता है कि वो चाहता था कि जब भी वो अकेले हो तब वो रिंग्स उन्हें एक दूसरे की याद दिला सके, और इसीलिए वो रिंग्स के पीछे इतना ज्यादा बेता था। ये सुनकर सुकासा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे किस कर देती है। बाद में वो दोबारा से उसी रोगर स्टोर में जाकर सस्ती रिंग्स खरीद लेते हैं। नासा को लगता है कि क्या सस्ती रिंग्स खरीदना सही रहेगा, लेकिन सुकासा उसे बताती है कि रिंग से ज्यादा जरूरी उससे जुड़ी यादें हैं, और वो ये कभी नहीं भूलेगी कि उसने उसके खातिर रिंग्स खरीदी। पिछली कई रातों से नासा एक गौर कर रहा था कि सुकासा सोते वक्त कहीं भी करवट ले लेती थी और नींद में पानी पीकर फिर से कहीं भी जाकर सो जाती थी। उस रात वो धोखे से उसके बेड पर आकर लेट जाती है और नासा खुद को रोक नहीं पाता और उसे पीछे से हक कर